यू मोस्ट वेलकम इन एडुविज एकेडमी। और आज जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके अंदर हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया। आप जितने भी टेट के एग्जाम देते हैं, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट हो या अदर स्टेट में जो टेट के एग्जाम होते हैं, उसके अंदर जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे टॉपिक हम एक एक करके कवर करेंगे। इसके अलावा जो आप DSSB, KVS, नवोदय, आर्मी स्कूल या स्टेट के अंदर जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे TGT, PGT, PRT, प्राइमरी लेवल के जो एग्जाम होते हैं, उनमें भी जो साइकोलॉजी पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी से, वो सारे पार्ट हम कवर करेंगे। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और कुछ मॉडल क्वेश्चंस होंगे, और सबसे बढ़ के हम आपको प्रोवाइड करेंगे नोट्स, बिल्कुल एक सटीक नोट्स, जिससे आपको बहुत कम टाइम में इस एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था कि ये मेरी मार्कशीट है सीटेट की। 2 टाइम्स मैंने सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई किया था, और इसका केवल बस इतना सा रीजन है ये बताने का कि जो मेरी स्ट्रेटजी रही थी 1 मंथ की, और 1 मंथ के अंदर मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था, वो सारी स्ट्रेटजी एक एक करके मैं इस लेक्चर्स में आपके साथ शेयर करूंगा। इसके लिए केवल आपको ये करना है कि धैर्य के साथ, बहुत गंभीरता के साथ हमारे साथ जुड़े रहना होगा। ठीक है, तो आज जैसा मैंने बताया कि हमारा टॉपिक है आज का सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सोशलाइजेशन होता क्या है। तो ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में, बच्चे के संबंध में। तो जब बच्चा पैदा होता है तो ना वो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो अपने परिवार और अपने समाज से सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक नियम को सीखता जाता है। ठीक है, सीखता है और समाज के साथ तालमेल यानी एडजस्टमेंट भी करता रहता है, और एक लंबी प्रक्रिया के बाद उसका सोशलाइजेशन हो जाता है और वह एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सोशलाइजेशन क्यों जरूरी है? ठीक, तो सोशलाइजेशन क्या है? एक तरह के सामाजिक नियम है। ठीक है, उन्हीं को सीखना होता है इसमें, और समाज के साथ एडजस्ट करना होता है। जब आप आर्मी में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं या किसी अदर जॉब में जाते हैं, तो वहां के कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं। अगर आपको वहां का मेंबर बनना है तो आपको उन रूल एंड रेगुलेशन को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। तो हम ये जानते हैं कि इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है, और अगर आप समाज में रहना चाहते हैं तो आपको समाज के रूल, रेगुलेशन और नियम को सीखना पड़ेगा। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आप सोशल वैल्यूज को, यानी सामाजिक नियम को और ज्ञान को क्या करिए? सीखिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि सोशलाइजेशन में और कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो यहां पे है ये कि सोशलाइजेशन जो है, समाजीकरण, यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बच्चा क्या करता है? समाज से सोशल वैल्यूज और सामाजिक शिक्षा ग्रहण करता है और समाज के साथ क्या करता है? सामंजस्य बैठाता है। और इसी थ्योरी को क्या कहा जाता है? एडॉप्शन एंड एडजस्टिंग, हिंदी में अनुकूलन और समायोजन। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि सामाजिक प्रक्रिया क्या है, और उसमें आपको 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें आपको लगाना है एडॉप्शन एंड एडजस्टिंग पे। सोशलाइजेशन जो है ये पूरी लाइफ निरंतर एक निश्चित दिशा में, यानी फिक्स डायरेक्शन में चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है? समाजीकरण का दायरा भी बढ़ने लगता है, क्योंकि बच्चा पहले क्या होता है? अपने फैमिली में होता है, और फैमिली जो होती है बच्चे के सोशलाइजेशन की पहली पाठशाला होती है, यानी फर्स्ट स्कूल होता है।
फैमिली, और वहीं से बच्चे का सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद वो समाज में जाता है, अपने रिलेटिव्स के बीच में जाता है, और वहां पे भी उसका समाजीकरण होने लगता है। जो सोशलाइजेशन है वो समय और परिस्थितियों के साथ बदलता भी रहता है। तो ये 2-3 पॉइंट थे जो सोशलाइजेशन के अंदर आते हैं। इसके अलावा एक वर्ड है, एक शब्द है जो बार बार आपके सामने आएगा इस टॉपिक में, और उसका नाम है सोशल वैल्यू, यानी सोशल वैल्यूज यानी सामाजिक मूल्य। यहां तो मैंने बता दिया कि बच्चा समाज से तालमेल बैठाने के लिए, समाज में एडजस्ट करने के लिए सोशल मूल्यों को सीखता है, यानी सामाजिक मूल्यों को सीखता है। तो वो सामाजिक मूल्य क्या है? तो वो सामाजिक मूल्य हैं कस्टम्स। हर समाज के अपने कुछ न कुछ रीति रिवाज होते हैं, और उस समाज में रहने वाले लोग क्या करते हैं? उस रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। ठीक, समाज में बहुत सारी चीजें नैतिक और अनैतिक होती हैं, जैसे चोरी करना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सारी चीजें क्या है? सामाजिक रूप से अनैतिक है। फिर नैतिक क्या है? नैतिक है दूसरों की हेल्प करना, संस्कारिक होना, एक दूसरे की मदद करना, ईमानदार होना, सच बोलना। ये सब किसके अंदर आता है? नैतिकता के अंदर आता है समाज में। फिर बात आती है सिंपैथी की। अब जब हम समाज में रहते हैं तो एक दूसरे, जब कोई बीमार होता है सोसाइटी में, या किसी के घर पे मृत्यु हो जाती है, या कोई किसी चीज से परेशान होता है, दुखी होता है, तो हम क्या कहते हैं? सहानुभूति देते हैं, उसके पास बैठते हैं, उसका हाल चाल लेते हैं और उसको सांत्वना देते हैं। उसी को क्या कहता है? सहानुभूति कही जाती है। फिर आती है समाज सेवा की बात, यानी सोशल वर्क। तो जब हम सामाजिक प्राणी हैं तो बिल्कुल आपने अपने आसपास पड़ोस में देखा होगा कि लोग अपने अलग अलग ढंग से समाज सेवा करते हैं। कोई किसी की शादी करा देता है, कोई सड़क बनवा देता है, ठीक है, कोई शिक्षण संस्थान खोल देता है, यानी सबका अलग अलग तरीका है समाज सेवा करने का। तो यहां पे उसी की बात की जा रही है। इसके अलावा समाज में हम की भावना होती है, यानी वी, आई की बात नहीं होती, मैं की बात नहीं होती, किसकी बात होती है? हम की। ऐसा माना जाता है कि समाज के अंदर जितने भी लोग रह रहे होते हैं वो सब एक समूह का हिस्सा हैं, और कोई भी सामाजिक कार्य होता है तो उसमें क्या करना है? एक दूसरे की हेल्प करना है। जैसे आप शादियों में देखते होंगे, अगर किसी सोसाइटी में शादी हो रही है तो वहां पे सभी लोग जो उस समाज के होते हैं वहां जाते हैं, हेल्प करते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है वहां भी जाते हैं, हेल्प करते हैं, और भी कोई काम पड़ता है तो हेल्प करते हैं। यानी एक तरीके से वो ये मानते हैं कि भाई हम सभी एक सोसाइटी का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे के काम आना है। यहाँ ईगोइस्टिक नहीं होना है, मैं वाली भावना की बात नहीं होती है। ठीक, उसके अलावा कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, यानी सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है कि अगर आप सामाजिक प्राणी हैं, आप अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो समाज ने आपको, समाज बहुत कुछ देता है। अगर आप एक बड़े इंसान बन रहे होते हैं तो आप फैमिली से बहुत कुछ लेते हैं, सोसाइटी भी आपके बड़े बनने में हेल्प करती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं? उसको लौटाते भी हैं। वो अपने उस समाज में जाते हैं, अगर वहाँ आप देखते हैं कि शिक्षा में पिछड़ापन है तो वहाँ स्कूल कॉलेज खोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर रोड, सड़कें, बिजली, पानी की समस्या है तो उसमें हेल्प करते हैं, और भी कोई सामाजिक उत्तरदायित्व है तो उसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये उसी की बात कर रहा है, सामाजिक उत्तरदायित्व का। ठीक, एक पॉइंट है भाईचारा एंड प्रेम, यानी ब्रदरहुड एंड लव। बिल्कुल सही बात है। अगर आप समाज में रहते हैं तो समाज के जितने भी लोग हैं उनके आपस में एक दूसरे से भाईचारा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, तभी जाके वो समाज जो है एक बढ़िया समाज कहा जाएगा। तो ये क्या थी? यहां तक हमने ये समझा कि सामाजिकरण क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, और बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे थे। और साथ ही साथ बच्चा क्या सीख रहा है समाज से? समाज से वो सोशल वैल्यूज सीख रहा है, सामाजिक मूल्यों को सीख रहा है। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं वो भी हमने यहां पे समझा। तो मेनली अगर इसका पूरा क्रक्स देखें तो एक बात निकल के आती है कि बच्चा क्या करता है कि जब वो पैदा होता है तो सामाजिक प्राणी नहीं होता है, वो सोसाइटी में जाता है और सोसाइटी के रूल रेगुलेशन को सीखता है और साथ में सोसाइटी के साथ तालमेल बैठाता है, तभी उसका सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन हो पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं कि
सोशलाइजेशन को यानी बच्चे के समाजीकरण को कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से एलिमेंट प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो मेनली दो फैक्टर होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। ये जो दोनों फैक्टर हैं ये क्या करते हैं, ये बच्चे के समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको प्रभावित करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इंटरनल फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है। इंटरनल फैक्टर के अंदर आता है आपका जेनेटिक ट्रेट्स यानी आनुवांशिक लक्षण। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आनुवांशिक लक्षण बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। दूसरा है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, और तीसरा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चे के इंटरनल पार्ट में आती हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि बच्चे को उसका हेरेडिटी यानी आनुवंशिक या वंशानुक्रम कह लें कैसे प्रभावित उसके पर्सनैलिटी को करता है, तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है। एक चीज यहाँ और क्लियर कर देना चाहूंगा कि जब आप हिंदी में देखेंगे खास तौर पे, तो वहां पे और इंग्लिश में भी अलग अलग वर्ड यूज किया गया। जैसे भावनात्मक को संवेग कहा गया है, संवेग या संवेगात्मक, तो उससे परेशान नहीं होना। इसको मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है, बट वहां पे जब आप पढ़ेंगे तो उसको समझने की कोशिश करिएगा, है ना, शब्दों से परेशान नहीं होना है। अब दूसरा फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर यानी बाहरी फैक्टर। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, बच्चे की फैमिली आती है, उसका स्कूल आता है, टीचर, फ्रेंड ग्रुप, उसका पास पड़ोस, नेबरहुड, स्पोर्ट्स, सहयोग, सहानुभूति, पुरस्कार और धर्म। यानी इतने सारे फैक्टर जो है बच्चे के सोशलाइजेशन समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ तो मैंने बस ये एक माइंड मैप दिया था कि ताकि इन पॉइंट्स को आप समझ सके कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं। अब हम एक एक पॉइंट को इसमें देखेंगे कि कैसे वो बच्चे पे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो इंटरनल देखेंगे, यानी आंतरिक मामले को देखेंगे कि इंटरनल मैटर जो है या इंटरनल फैक्टर जो है वो बच्चे को कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहले बात आती है, इसमें सबसे पहली जो बात आती है वो आती है बच्चे के हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम की। तो ये कहता है हेरिडिटी और वंशानुक्रम पॉइंट ये कहता है कि अगर बच्चे के माँ बाप और उनके पूर्वजों में सामाजिकता के गुण रहे होंगे, यानी बच्चे के अगर पूर्वज कोई सोशल वर्क कर रहा होगा या कोई पॉलिटिशियन रहा होगा या अदर तरीके से सोशल एक्टिविटीज में वो बहुत एक्टिव रहा होगा, ठीक है, तो वो उसकी पीढ़ी जो है, उसका बच्चा भी है, उसके अंदर भी ये गुण जाएगा। बच्चे के भी अंदर वो सामाजिकता के गुण आएंगे। और किसी के एंसेस्टर्स अगर बहुत ज्यादा सामाजिक नहीं हैं, उनके मम्मी पापा बहुत ज्यादा सामाजिक नहीं रहे होंगे, तो बच्चे भी कम सामाजिक होंगे। ये ऐसा इसका मानना है। हालांकि ये जितनी भी बातें कही जाती है ना, ये एक जनरल वे में कही जाती हैं, इसके अपवाद भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मम्मी पापा सामाजिक नहीं है तो बच्चा सामाजिक नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हमें ये मानना पड़ेगा ये पॉइंट, और ये जनरल वे में मानना है, ठीक। दूसरा है कि फिजिकल डेवलपमेंट का भी बच्चे के समाजीकरण पे असर पड़ता है। कैसे पड़ता है कि ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चा फिजिकली फिट है तो उसका सोशलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा, उसका समाजीकरण बहुत अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि जब बच्चा हेल्दी है, फिट है बॉडी से, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो उसके इमोशंस हैं, जो उसका बिहेव है, वो बहुत स्ट्रांग होता है और वो प्रेरित होता है समाजीकरण की तरफ, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बच्चे के अंदर कोई कमी है, सपोज दैट उसके किसी फिजिकल पार्ट में कमी है, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या और भी अदर तरीके की बीमारियां होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा सा समाज से कटने लगता है, ठीक है। वो बच्चा समाज से कटने की कोशिश करता है और समाज में भी उसे बहुत ज्यादा फिर तवज्जो नहीं मिलती है, ठीक। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे बच्चों की जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है और बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। और जो बच्चे शारीरिक रूप से फिट हैं तो वो उनको समाज में भी बहुत ज्यादा उनको
मान सम्मान इज्जत मिलती है, क्योंकि वो सोशली बहुत एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब आइए मेंटल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। ये कैसे बच्चे के समाजीकरण पे प्रभाव डालता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा जितना मेंटली डेवलप होगा, यानी बौद्धिक रूप से कोई बच्चा जितना विकसित होगा, वह सामाजिक रूप से भी उतना ही विकसित होगा। क्यों? कि अगर वो मेंटली फिट है तो सामाजिक जो मूल्य हैं, नियम हैं, मानदंड हैं, उनको बहुत अच्छे से वो समझेगा और बहुत तेजी के साथ उसको एडॉप्ट करेगा, यानी सीखेगा। साथ ही साथ तेजी के साथ समाज से सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेगा। कौन? जो बच्चा मेंटली फिट है, डेवलप है। जो बच्चा थोड़ा मेंटली सिक है, यानी कमजोर है, उसको सामाजिक मूल्यों को समझने में समय लग जाएगा, समाज के साथ तालमेल बैठाने में भी समय लगेगा। तो क्या होगा? उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, जो मेंटली सिक बच्चा है। ठीक है, नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास, यानी इमोशनल डेवलपमेंट। अब इसका बच्चे के सोशलाइजेशन पे कैसे फर्क पड़ता है उसको देख लेते हैं। तो अगर बच्चा क्रोधी नेचर का है, यानी गुस्सैल है, चिड़चिड़े टाइप का है, तो समाज में वो बहुत प्रभावी छवि नहीं छोड़ पाएगा। ठीक है, उसको सम्मान, आप देखते हैं ना कि सोसाइटी में जो बच्चे बहुत गुस्सैल होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, मारपीट करते रहते हैं, तो उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, वो खुद भी सोसाइटी से कटे हुए होते हैं, और कई बार तो वो सामाजिक जो मूल्य हैं उनको वो तोड़ देते हैं, सामाजिक नियमों को भी तोड़ देते हैं। तो एक ना एक तरीके से जो चिड़चिड़े और क्रोधी बच्चे हैं, उनकी सामाजिकरण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। और जो बच्चे समाज में अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, ठीक है, उनको समाज में बहुत मान सम्मान भी मिलता है, क्योंकि वो जो सामाजिक रूल हैं, जो सामाजिक नियम बनाए गए हैं, जो मूल्य हैं, उनको वो बच्चा अच्छे तरीके से फॉलो करता है। ठीक, अब बात करते हैं जेंडर की। इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है समाजीकरण की प्रक्रिया पे। तो इसमें दो बातें देखने को मिलती हैं। अगर बच्चा है यानी मेल है, तो जनरली हमारे सोसाइटी में उसको फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिलती है, उसको प्यार भी बहुत ज़्यादा मिलता है। क्यों? कि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यानी यहाँ पुरुषवादी सोच हावी है। और जब फैमिली में बच्चा पैदा होता है तो उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उसको ज़्यादा लाड प्यार मिलता है, उसको ज़्यादा फ्रीडम भी मिलती है। और इसका परिणाम ये होता है कि वो बच्चा लाड दुलार प्यार में बिगड़ जाता है, क्रोधी हो जाता है, बहुत बार गलत आदतें सीखता है, और उसके अंदर असहनशीलता की भावना आ जाती है, यानी बर्दाश्त न करने की भावना आ जाती है। और इससे क्या होता है कि इससे जो उसका सामाजिकरण का विकास है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, और एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उस पर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लड़कियों की बात करें, तो लड़कों की तुलना में लड़कियों पे बहुत ज्यादा हमारे सोसाइटी में प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, और इनके जो अधिकार हैं वो लड़के की तुलना में सीमित हैं। ठीक है, आज बहुत बड़े लेवल पे इसमें सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतने सुधार के बावजूद भी आज भी इंडियन सोसाइटी में जब किसी के घर बेटी जन्म लेती है तो कहीं ना कहीं एक अंदर से हल्का सा निराशा का भाव होता ही होता है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में पहले लड़का पैदा हो, और इसी के चक्कर में, पुरुषवादी सोच होने के चक्कर में, लड़कियों पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगते हैं। ठीक है, लड़कों की तुलना में उनके अधिकार जो हैं, राइट्स हैं, वो भी कम होते हैं। अब इसका क्या प्रभाव होता है लड़कियों पे? एक तो वो शांत स्वभाव की हो जाती हैं, घर में ही ज़्यादातर उन्हें रहना रहता है, या स्कूल तक उनकी लाइफ सीमित है। ये एक सामान्य बात कर रहा हूँ, ये सब पे नहीं लागू होता है, इसका अपवाद भी है। शहरों में आप देख लेंगे तो बहुत सारी फ्रीडम है, ठीक है ना, लेकिन मैं एक जनरल बात की जा रही है यहाँ पे। उनके अंदर आदतें ज़्यादा अच्छी होंगी, जब बाहरी सोसाइटी में उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलेगी, जब एक लिमिटेड वे में वो लाइफ जिएंगी, तो बिल्कुल उनके स्वभाव में बहुत चेंज आएगा। साथ ही साथ लड़कों की तुलना में गर्ल्स के अंदर सहनशीलता यानी बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है, और उनका जो सामाजिक विकास है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतर ढंग से
होता है। ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझने हैं, और उसमें जब यहां से क्वेश्चन उठेगा ना, इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन उठता है जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं, तो जब एक बार आप समझ लेंगे तो वहां करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आइए यहां देखते हैं, यानी बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक कौन कौन से हैं, यानी एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं जो बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है फैमिली। ऐसा माना जाता है कि फैमिली जो है बच्चे के सोशलाइजेशन की पहली पाठशाला है, यानी फर्स्ट स्कूल जो है जहां से बच्चा सामाजिक मूल्यों को सीखता है, वो कौन है, उसकी फैमिली है। वो अपने फैमिली के अंदर अपने फैमिली मेंबर्स की जो हैबिट्स को देखता है, आदतों को देखता है, उनके व्यवहार को देखता है, उनके संस्कार को देखता है, तो बच्चा उसी चीज को फॉलो करने की कोशिश करता है। इसीलिए कहा जाता है कि फैमिली के अंदर का इन्वायरमेंट अच्छा रखिए, क्योंकि उसका इंपैक्ट क्या होता है, आपके बच्चों पे पड़ता है। जिन फैमिलीज के अंदर इन्वायरमेंट नहीं अच्छा होता है, उनके घर के लड़के या बच्चे बहुत अच्छे ढंग से सोशलाइज नहीं हो पाते, उनका समाजीकरण बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। और जिन घरों का इन्वायरमेंट अच्छा है, हैबिट्स अच्छी हैं, आदतें अच्छी हैं फैमिली मेंबर्स की, उन घरों में बच्चों का सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण बहुत अच्छे से होता है। इसके अलावा बहुत बार फैमिली में यह भी देखने को मिलता है कि अगर किसी फैमिली में 2-3 बच्चे हैं, तो कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक बच्चे को ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं और बाकियों की तुलना में थोड़ा ज्यादा तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा देते हैं। तो उससे बच्चों में हीनता की भावना आ जाती है। ठीक है, और जब बच्चे के अंदर हीनता की भावना आएगी, वो अपने आप को कटा हुआ महसूस करेगा, तो उसका समाजीकरण अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए पेरेंट्स को यह चाहिए कि फैमिली के अंदर अगर आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो कोशिश करें कि सबको एक बराबर प्यार करने की कोशिश करें। ठीक है ना, उसका असर यह होगा कि आपके बच्चे की सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी होगी, वो इमोशनली बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो ये है वो फैमिली जिसका इंपैक्ट बच्चे के सोशलाइजेशन पे पड़ता है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट है स्कूल। अच्छा, यहां पे एक चीज बता दूं, एक क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों की समाजीकरण का फर्स्ट स्कूल कौन है, यानी प्रथम पाठशाला कौन है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो गया आपकी फैमिली। और ये भी क्वेश्चन पूछता है, 2 तरह के फैक्टर होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो पूछ देता है कि प्राइमरी फैक्टर में कौन आता है, तो प्राइमरी फैक्टर में फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, और कहीं कहीं ब्रदर एंड सिस्टर भी लिख के पूछ देता है। तो वो क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा आप इजिली टेकल कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कूल की। स्कूल का एनवायरनमेंट भी बच्चे के पर्सनैलिटी पे, उसके समाजीकरण के क्रिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा है तो बच्चा वहाँ से प्रेम, सहयोग, कर्तव्य यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें वो सीखेगा और एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा, उसका एक अच्छा समाजीकरण होगा। लेकिन अगर स्कूल का एनवायरनमेंट सही नहीं है तो बच्चे के अंदर गलत हैबिट डेवलप होने लगेंगी, जैसे लड़ाई झगड़ा करना, नशा करना और अदर असामाजिक चीजें क्या करेगा, वो एडॉप्ट करने लगेगा और उसके समाजीकरण पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि स्कूल का माहौल, साथ ही साथ चाहे टीचर हो या वहां बच्चे हों, उनको सही रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के व्यक्तित्व पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब बात कर लेते हैं टीचर की। टीचर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में। और टीचर क्या करता है, जब बच्चा स्कूल जाता है घर से निकल के, तो टीचर एजुकेशन के माध्यम से यानी शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सोशल वैल्यूज यानी सामाजिक मूल्यों को डेवलप करने में योगदान देता है। इसके साथ साथ अगर टीचर का कैरेक्टर अच्छा होगा, उसके आदर्श अच्छे होंगे, तो बच्चों में भी वो गुण जाएंगे, क्योंकि बच्चा जो वो टीचर को फॉलो करता है,
और अगर टीचर का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उसकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो बच्चे पे इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि टीचर को अपने आप को बहुत बैलेंस रखना होता है, क्योंकि उससे आने वाली जनरेशन, जो बच्चे हैं, जो पीढ़ियां, वो प्रभावित होती हैं। इसके अलावा टीचर को बच्चों से बहुत अच्छे से, प्रेम से पेश आना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ सहानुभूति यानी सिंपैथी दिखानी चाहिए बच्चों के साथ। अगर कोई उनको प्रॉब्लम है तो उस पर बात करनी चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, और उसमें अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प भी करना चाहिए। इससे बच्चे के दिल और दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। ठीक है, और आगे जो उसकी सोशलाइजेशन की प्रोसेस है वो बहुत अच्छी होगी। और अगर टीचर के स्तर पे, बहुत बार आप देखते होंगे स्कूलों में टीचर बहुत ज्यादा बच्चों को पीटने में बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा डांटते हैं, या खुद टाइम से नहीं आते हैं स्कूल में। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज, जैसे नशा करते हैं बहुत सारे टीचर्स। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे पे बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है बच्चे के फ्रेंड सर्किल के बारे में बात कर रहा है, यानी मित्र समूह के बारे में बात कर रहा है। तो मित्र समूह भी दो तरीके के होते हैं। फ्रेंड सर्किल जो होती है, एक अच्छी फ्रेंड सर्किल होती है जिसमें बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं, वो तरह तरह के नए क्रिएटिव काम करते रहते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में लगाते हैं, कुछ ना कुछ वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर बच्चा उनके संगत में है तो उसके ऊपर इन अच्छी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो भी इन चीज़ों को करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर वो बैड बॉयज के ग्रुप में चला गया, जिनकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, जो नशे करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, असामाजिक कार्य करते हैं, ठीक है, तो बच्चे के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा, और बच्चा फिर क्या होगा, वो निगेटिव काम करने लगेगा, और उसके सोशलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छी नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि या तो आप अकेले रह लीजिए, और या तो अगर किसी ग्रुप में रह रहे हैं तो फिर अच्छे ग्रुप को ज्वाइन करिए, अच्छे बच्चों को ज्वाइन करिए, क्योंकि ये असर सिर्फ चाइल्डहुड तक नहीं है, सिर्फ बचपने तक नहीं है, ये पूरे जिंदगी पे इसका फर्क पड़ता है आपके। इसलिए अच्छे दोस्तों के साथ रहने की कोशिश करिए, जो प्रोग्रेसिव हों, जो पढ़ने लिखने वाले हों, और जो कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हो, जिनके जो आदर्श हैं वो बहुत अच्छे हों। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है नेबरहुड की, यानी आसपास पड़ोस की। तो अगर बच्चे का सराउंडिंग, जहां बच्चा रह रहा है, उसके आसपास का माहौल अगर अच्छा है, और उस माहौल में अच्छे लोग रहते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, पुलिस, टीचर्स, तो बच्चा क्या करता है, जब बचपने से इन चीजों को देखेगा तो उसके दिल दिमाग पे असर होगा, और वो भी उन्हीं के जैसे बनने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, उसके दिमाग पे उसका असर पड़ता है। आप जनरली अपने सोसाइटीज में देखते होंगे, अगर कोई आर्मी में है, जब वो गांव आता है, जब घर पे आता है, तो बच्चे बहुत ज्यादा उससे, मतलब वहां चर्चा भी होती रहती है कि अरे वो आर्मी में है, उसकी ड्रेसेस, उसकी एक्टिविटीज देख के बच्चे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, अगर कोई डॉक्टर है, तो बच्चे देख के उन्हीं के जैसे बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर आपके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट गंदा है, वहां सोसाइटी में लोग, समाज में, आसपास पड़ोस में शराब पी रहे हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है, और भी असामाजिक चीजें होती रहती हैं वहां पे, तो बच्चे का क्या होगा, बच्चे के दिमाग पे इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। वो भी धीरे धीरे उन्हीं एक्टिविटीज को, उन्हीं चीजों को एडॉप्ट करने लगेगा, और क्या होगा, उसका सामाजिकरण जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी तैयार होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप जहाँ रहते हैं, जो आपके आसपास का इलाका है, सोसाइटी है, वो बेहतर होनी चाहिए, ताकि आपके बच्चे का अच्छे से सामाजिकरण हो सके। अगला पॉइंट है गेम, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स भी बच्चे के सोशलाइजेशन के प्रोसेस पे बहुत इंपैक्ट डालता है। खेल से बच्चों का क्या होता है, एक तो वो फिजिकली फिट होता है,
खेल से मेंटली भी फिट होता है और इमोशनली भी फिट होता है, और साथ ही साथ उसका सामाजिक विकास भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि गेम में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, अनुशासन सीखने को मिलता है, सहयोग कॉपरेशन सीखने को मिलता है। ठीक है, तो खेल जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों के किसमें, सामाजिक विकास में। और वहीं देखते हैं दूसरी तरफ जो बच्चे स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, जो बिल्कुल घर में रहना पसंद करते हैं और कटे हुए होते हैं गेम्स वगैरह से, तो उनके सोशलाइजेशन उनका भी होता है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं हो पाता है जैसे इन बच्चों का होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सहयोग यानी कॉपरेशन। बच्चा जब समाज में जाता है और समाज के लोग उसकी हेल्प करते हैं, उसको सहयोग करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, तो उसके भी अंदर फीलिंग आती है कि भाई समाज में मुझको इतनी हेल्प मिल रही है, मुझको इतना लोग प्रोत्साहित करते हैं, तो मैं भी समाज के साथ सहयोग करूंगा। ठीक है, मैं भी समाज के लिए कुछ करूंगा। अगर बच्चे को समाज से सहयोग नहीं मिलता है तो फिर वो बागी हो जाता है, वो सारे काम करने लगता है जो समाज के अगेंस्ट हो, जैसे किसी की हेल्प न करना, किसी के काम ना आना, सेल्फ सेंटर्ड होना। ये कब होता है, जब बच्चे को समाज से सहयोग नहीं मिलता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट का, यानी पुरस्कार और दंड का। यह भी समाजीकरण की प्रक्रिया का एक भाग है। बच्चा जब समाज के अंदर बहुत बेहतर ढंग से सामाजिक मूल्यों को फॉलो करता है, यानी समाज के जो रूल रेगुलेशन है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करता है और सामाजिक कार्य करता है, तो उसको समाज में बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलती है, लोगों से बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। जैसे सपोज दैट अगर समाज के लिए किसी बच्चे ने, मान लो अगर वो कोई जॉब पा गया या कोई ऐसा काम कर दिया अपने समाज के लिए, तो जब आता है तो देखते हैं ना उसके सम्मान में लोग बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं, उसको सम्मानित किया जाता है। ठीक, तो ये उसी की बात कर रहा है। अगर बच्चा सामाजिक मूल्यों यानी सामाजिक नियम के खिलाफ काम करता है तो समाज में उसको दंड भी मिलता है। क्यों? वो दंड इसलिए मिलता है कि इन फ्यूचर में वो बच्चा इस तरह की घटनाएं ना करे दोबारा। इसलिए ये रिवार्ड और पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे सोसाइटी में है। अब बात कर लेते हैं सिंपैथी की, यानी सहानुभूति की। अगर बच्चे को सोसाइटी में सहानुभूति मिलती है, उसके दुखों पे लोग उसकी हेल्प करते हैं, उसके घर कोई मरता है, जीता है, या कोई भी बुरा काम होता है उसके साथ और लोग उसके साथ सिंपैथी रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं, तो बच्चे के दिल दिमाग पे उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और उसकी सोशलाइजेशन की प्रोसेस अच्छी होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बच्चे को समाज से सहानुभूति नहीं मिलती है तो बच्चे के समाजीकरण पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और समाज के साथ भी वो वैसा ही बिहेव करेगा। भाई तुम मेरे दुख दर्द में नहीं काम आए, जब मैं परेशान था तो मैं तुम्हारे क्यों काम आऊं। तो इसलिए बच्चे को सोसाइटी में सिंपैथी का मिलना भी जरूरी है। रिलीजन एंड कल्चर, यानी ये जो धर्म है और संस्कृति है ये भी बच्चे के समाजीकरण पे बहुत प्रभाव डालती है। कैसे? रिलीजन से बहुत सारी अच्छी चीजें बच्चा सीखता है, जो उसके कैरेक्टर के डेवलप होने में, उसके बिहेव के डेवलप होने में, उसके इमोशन के डेवलप होने में, ठीक है, उसकी आदतों के डेवलप होने में बहुत हेल्प करती है। चाहे कोई भी रिलीजन हो, वो यही बातें सिखाता है, अच्छी चीजें सिखाता है, अच्छी बातें सिखाता है, ताकि बच्चे का क्या हो सके, बच्चे का अच्छे से विकास हो सके। लेकिन बहुत बार देखने को यह भी आया है कि बहुत सारे जो धार्मिक गुरु होते हैं वो निगेटिव वे में भी बच्चों को कुछ चीजें सिखा देते हैं। तो क्या होगा, अगर निगेटिव धर्म के नाम पे आप निगेटिव चीजें सिखाएंगे तो बच्चा निगेटिव एक्टिविटी करेगा, है ना, उसके अंदर नफरत भरेगी। धर्म तो इसीलिए है ना कि आपकी इथिकल मोरल वैल्यूज जो है, सही गलत के बीच जो अंतर है उसको समझाए, अच्छी चीजें सिखाएं और उससे बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प मिले। तो ये उसी की बात कर रहा है। बच्चा जिस सोसाइटी में रहता है वहां का कुछ अपना कल्चर भी होता है, तो उन कल्चर से भी बहुत सारी चीजों को बच्चा सीखता है।
तो ये सारे पॉइंट्स थे किसमें, बच्चे के सोशलाइजेशन को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक, उम्मीद करता हूं कि इन सारे पॉइंट्स को आपने बहुत बेहतर ढंग से समझा होगा और इस पे क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आ जाते हैं, जो अदर पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है बार बार आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं कि दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक होता है प्राइमरी, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है टाइपिंग में, एक होता है प्राइमरी फैक्टर्स यानी इसको प्राथमिक कारक भी कहते हैं, कहीं कहीं प्राइमरी एजेंसी भी लिखा होता है और हिंदी में प्राथमिक एजेंसी भी लिखा जाता है, जो बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी एजेंसी कौन है तो वो कौन सी है, परिवार है। प्राइमरी एजेंसी कौन सी है जो बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित करती है, वो परिवार है। या ये भी पूछ लिया जाए कि प्रथम पाठशाला कौन सी है, फर्स्ट स्कूल कौन सी है, जो बच्चे, जहां से बच्चे का सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है, तो वो फैमिली है। इसके अलावा कहीं कहीं क्वेश्चन में सीधा पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर भी लिख देता है, तो वहां वो भी, ये जो पेरेंट्स और ब्रदर एंड सिस्टर हैं, ये भी प्राइमरी फैक्टर्स में आएंगे यानी प्राथमिक कारक में आएंगे। इसके अलावा रिलेटिव्स भी जो होते हैं वो भी प्राथमिक कारक में आते हैं। ठीक, क्वेश्चन पूछता है सेकेंडरी फैक्टर्स या सेकेंडरी एजेंसीज पे, जिसको द्वितीय कारक या द्वितीय एजेंसी कहते हैं, जो बच्चे के समाजीकरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आइए देखते हैं सेकेंडरी फैक्टर्स या एजेंसी होती कौन कौन सी हैं। तो सेकेंडरी फैक्टर्स में स्कूल कॉलेज आ जाता है, मीडिया आ जाती है, लाइब्रेरी आ जाता है, टेम्पल आता है और पास पड़ोस यानी नेबरहुड आता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंडरी फैक्टर कौन कौन से हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल कंठस्थ कर लें ताकि आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएं। यहां कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अब पूछ देता है क्वेश्चन कि इनफॉर्मल एजुकेशन का यानी अनौपचारिक शिक्षा का साधन क्या है। तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन जो होता है वो होती है फैमिली। ठीक है, ये तो एक लैंग्वेज में मैंने बताया, उसको बहुत टाइप से भी यहां क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, सीधा क्वेश्चन दे सकता है, ये बताइए फैमिली में किस टाइप की शिक्षा दी जाती है। तो कौन सी शिक्षा फैमिली में दी जाती है, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल। फिर बात आती है फॉर्मल एजुकेशन की। तो फॉर्मल एजुकेशन का साधन क्या है, स्कूल और कॉलेज है, जहां बच्चे को औपचारिक शिक्षा मिलती है। तो पूछ सकता है कि स्कूल और कॉलेज में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, तो वहां आप लगा के आएंगे औपचारिक शिक्षा। फिर क्वेश्चन सीधा पूछता है कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो सोशलाइजेशन का मतलब होता है एडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट, यानी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। जब भी सोशलाइजेशन का मीन पूछेगा, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो उन ऑप्शन में आपको यही सही करके आना है कि सोशलाइजेशन का मतलब होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। फिर एक पॉइंट पूछता है, ये पहले भी पूछ चुका है, कि सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, यानी सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है, वैल्यूज की, मूल्यों की, बिलीव्स की, विश्वास की और अपेक्षाओं की, एक्सपेक्टेशंस की। ठीक है, उसको अर्जित करना। सोशलाइजेशन में क्या होता है, बच्चा मूल्यों को अर्जित करता है, विश्वास को सीखता है, अपेक्षाओं को भी सीखता है, उसको अर्जित करता है। तो ये पॉइंट इसी की बात कर रहा है। तो ये डायरेक्ट आपके प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसमें ये सारे पॉइंट पूछे गए हैं और आगे भी संभावना है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और पहले भी आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्कूल, फिर बीच में ये खाली जगह है, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, हिंदी में है बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय कौन सा फैक्टर है। ये तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि विद्यालय जो है वो द्वितीय कारक है, यानी सेकेंडरी एजेंसी या सेकेंडरी फैक्टर है। अब बिल्कुल ये चीज आप कंठस्थ कर लेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। उस पर क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि प्राइमरी एजेंसी एंड सेकेंडरी एजेंसी। कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी पूछता है
एक्टिव एंड पैसिव एजेंसीज। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपको कंठस्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, यानी निम्न में से कौन सी प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। पहले ही मैं बता चुका हूं कि समाजीकरण का पहला माध्यम कौन सा है, वो है आपकी फैमिली, और फैमिली ही जो है वो प्रथम पाठशाला कही जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, यानी समाजीकरण एक प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया भाई? एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी मूल्य, विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण की प्रक्रिया। तो ये भी बहुत बेहतर ढंग से समझना है आपको कि समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट टेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक प्लेस, यानी सबसे अधिक गहन जटिल समाजीकरण होता है किस एज में होता है? बच्चे का सबसे जटिल समाजीकरण, तो वो स्टेज होती है एडोलसेंस की, यानी किशोरावस्था होती है। क्योंकि इस टाइम में बच्चे का बहुत तेजी के साथ हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक प्रक्रिया और सोशलाइजेशन जो होता है वो बैलेंस नहीं होता है। ठीक, तो इस पॉइंट को समझना है। यहां से एक और क्वेश्चन उठ के आता है कि बच्चों की कौन सी वो अवस्था होती है जिसमें समाजीकरण बहुत अच्छा होता है, तो वो है चाइल्डहुड। ये बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं आता है आप खुद देख के इसमें समझ सकते हैं। इसमें आत्म केंद्रित व्यवहार, ठीक है, यानी ईगोसेंट्रिक बिहेवियर नहीं आता है। इसमें ऑप्शन ये सही होगा। ये तीनों ऑप्शन तो आते हैं। ये इस पे कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि समाजीकरण की, यहां तो चलिए एक ऑप्शन ये दे दिया है, लेकिन और भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसके जगह पे कुछ और हो सकता है कि क्या ये चीज समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है ना। अब ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब ये कह रहा है कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज, इन सारी चीजों को डेवलप करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी मेनली ये बात कर रहा है समाजीकरण की, सोशलाइजेशन की, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो सोशलाइजेशन के अंडर में ही आता है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल, प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाता है? समाजीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ बहुत बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न है उसमें मैं कोशिश करता हूं कि चाइल्ड साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो इतना आसान नहीं है। आप जब सीटेट या कोई भी टेट का एग्जाम देते हैं तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स को करना इजी है, कहीं ना कहीं वो पहले आप पढ़े हुए होते हैं। इस पार्ट में आके आप फंस जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि साइकोलॉजी एक अलग ही जोन का सब्जेक्ट है, इसमें वर्ड भी अलग अलग होते हैं। यहां तो मैंने सिंपली करके बताया। मान लो इमोशन को संवेग कहा जा रहा है, ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारे इसमें आपको वर्ड मिलेंगे जो आपके लिए कॉमन नहीं है, पहले आपने उन वर्ड से आप परिचित नहीं है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझने में दिक्कत आती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी समझाते चलूं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊं, ताकि ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो सके। इसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको भी मैं डिस्कस करता हूं। ये तो एक सीरीज होगी। दूसरी एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और हर चैप्टर से, जैसे ये सोशलाइजेशन का चैप्टर था तो उसमें कम से कम 25-30 या उससे ज्यादा क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे और जिनकी आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको केवल इतना करना है कि हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, हमारे व्हाट्सएप
और टेलीग्राम पे जुड़िए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, वो मिलेगी। इसके अलावा एक और आवश्यक सूचना ये है कि सीटेट में चाहे वो प्राइमरी लेवल हो या अपर लेवल हो, दोनों के ओवरऑल सिलेबस पे हमारी अदर क्लासेस भी चल रही हैं। जैसे उसमें सोशल स्टडीज़ का पार्ट आता है अपर लेवल पे, उसकी क्लासेस चल रही हैं। प्राइमरी लेवल पे जैसे इन्वायरमेंट हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, तो इन सारे टॉपिक की भी क्लासेस चल रही हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप केवल जुड़े रहिए, क्योंकि जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है, मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको डिस्कस करूँगा इस एग्ज़ाम में। और मैंने पहले ही बताया कि इसलिए मैं आसानी से डिस्कस कर पाऊँगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में खुद 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके काफ़ी काम आने वाला है। और एक और मैं सलाह दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को कंठस्थ करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बार बार। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपके काम आएगा। थैंक यू सो मच।